हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज से जो प्रारंभ कर रहे हैं ये है पुलिस के लिए प्रैक्टिस 1। आज पहले क्लास है जो पुलिस के लिए होगी, यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए और वनडे एग्ज़ाम के लिए। इसको टारगेट किया है जो कि यूपी पुलिस के लिए टारगेट किया गया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होंगे आज लगभग 20-21 क्वेश्चन हैं, तो आप उन्हें अच्छे से समझते हुए चलेंगे और बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। इन टॉपिकों में जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चन आता है, किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो किसी को टॉपिक से 1 क्वेश्चन आता है। कई ऐसे टॉपिक हैं 3-3 क्वेश्चन बना देते हैं। तो हम हर एक टॉपिक से, इससे क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये हमारी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा देती है। तो हम लोग आज प्रैक्टिस को प्रारंभ कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिया गया है। और पहला क्वेश्चन ये कहता है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। मतलब यहाँ पे ये है कि 3 वाक्य कैसे हैं, अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। तो बताइए इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो कौन सा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे लिंग की दृष्टि से, तो चाय फीका है। चाय कैसी होती है, फीकी होती है, जो कि स्त्रीलिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, फीकी। तो ये तो हो गया कैसा भाई, गलत हो गया। दूसरा, दही खट्टा है। दही कैसा है, खट्टा है। यही हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दही कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद दही खट्टा है। अगर लिंग की बात करें तो दही में पुल्लिंग होता है। चांदी सोने से कम महंगा है। चांदी जो है वो किससे, सोने से कम महंगा है। अब चांदी की बात है, चांदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पे बात करेंगे स्त्रीलिंग है तो क्या होना चाहिए था, महंगी होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, महंगी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिश्री मीठा है। अब भाई मिश्री स्त्रीलिंग है तो कैसा होना चाहिए था, ये मीठी होनी चाहिए थी, ना कि मीठा होना चाहिए था। ये भी जवाब हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, जो कि हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए, जल्दी से बताइए। और सही जवाब इसका क्या होगा, बिल्कुल इसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसके जवाब बिल्कुल आप मेंशन करेंगे। तो बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कैसा है, शुद्ध है। तो भाई बताइए कौन सा शुद्ध। अब देखो, चिड़िया, चिड़िया नहीं चिड़िया होना चाहिए था। वो रिमोट दे दो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, चिड़िया होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, चिड़िया। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, चिड़ियाएँ नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। चिड़िए नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके, वचन के आधार पर। अगर हम वचन की बात करते हैं तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे कि कोई एक वस्तु होती है और बहुवचन में 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या वो व्यक्ति होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है। और ये किससे है, संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जवाब क्या होगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा संधि के बारे में जान लेते हैं। अगर हम संधि के प्रकार या भेद की बात करते हैं तो कितने हैं, संधि के प्रकार की या फिर प्रकार की बात करें या भेद की बात करें तो कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। तो कौन कौन से हैं, एक है हमारा कौन सा पहला आता है स्वर संधि। कौन सा है, स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है व्यंजन संधि। कौन सा, व्यंजन संधि। और तीसरा है हमारा, तीसरा प्रकार क्या है, विसर्ग संधि। कौन सा है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब अच्छा देखो, जो स्वर संधि है इसमें क्या होता है, स्वर का मेल स्वर के साथ होता है। किसका मेल, स्वर का मेल किसके साथ होगा, स्वर का मेल स्वर के साथ होगा।
स्वर का मेल किसके साथ होता है? स्वर के साथ होता है। स्वर का मेल स्वर के साथ होता है तो स्वर संधि होती है। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन या स्वर का मेल व्यंजन या व्यंजन से या व्यंजन या स्वर से। अब देखो यहाँ पे स्वर का मेल स्वर या फिर व्यंजन, व्यंजन का मेल जो होगा वो किसके साथ होगा? स्वर या फिर व्यंजन के साथ होगा, या फिर व्यंजन के साथ होगा। जैसे मतलब अगर ये पहले स्वर है तो बाद में क्या होगा? व्यंजन होगा। अगर पहले व्यंजन है तो बाद में क्या होगा? स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग के साथ में, विसर्ग के साथ में क्या होगा? विसर्ग के साथ में स्वर होगा या फिर क्या होगा? व्यंजन होगा, या फिर क्या होगा? व्यंजन होगा। ठीक है, तो ये विसर्ग के साथ में होता है। अब अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? स्वर संधि की। अगर स्वर संधि की बात करें तो इसके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं ज़रा उनको देख लेते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि। पहला दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा होगा? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। कौन सा होगा? गुण स्वर संधि। और तीसरा होगा वृद्धि। कौन सा होगा? वृद्धि स्वर संधि। स्वर संधि। और चौथा क्या होगा? यड़। कौन सा होगा? यड़ स्वर संधि। स्वर संधि। और उसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा अयादि। क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं स्वर संधि के। अब अच्छा, इसमें स्वर संधि में क्या, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? आ के बाद आ आए तो दीर्घ रूप हो जाता है, ई के बाद ई आए तो दीर्घ रूप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि में इसकी अगर पहचान की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है? अगर हमें ये दिख जाए, उसके बाद बड़ी ई दिख जाए, और या फिर ई और या फिर री दिख जाए, ठीक। उसके बाद गुण संधि में क्या होता है? इसकी पहचान की बात करेंगे हम तो पहचान में, इसकी पहचान में क्या हो जाएगा? इसकी जो पहचान होगी, जैसे कि ए ओ दिख जाए, क्या दिख जाए? ए दिख जाए या फिर ओ दिख जाए। और उसके बाद अर, जैसे कि ए ओ, ठीक। वृद्धि संधि में क्या होगा? यहाँ पे अय दिख जाए या फिर औ दिख जाए, तो ये क्या कंडीशन होगी? वृद्धि की। यड़ संधि जहाँ से टूटती है, या व रा में टूटता है, तो या व और रा, या व रा में, ठीक। अब या व रा यहीं से संधि टूटेगी, और अयाद में इसमें ध्वनि आती है अब, आओ, आए, आए, ठीक है, इसकी ध्वनि आती है। और इसमें क्या होता है? दीर्घ रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पवन, अब देखो अन की ध्वनि आ रही, पवन, वन, अन, है ना, अन की ध्वनि आ रही। तो यहाँ पे हमें दीर्घ रूप देखने को नहीं मिलता, कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। अगर होता तो जैसे कि पावक, जैसे कि पावक, क्या होगा? पावक। अब यहाँ पे केवल आ का डंडा दिखेगा। बहुत कम केस में ऐसा दिखता है कि यहाँ पे मात्रा अयादि संधि में मात्रा का प्रयोग होता है। अब अगर इसमें हम बात करें अन्वेषण में, किसकी बात करें? अन्वेषण में, तो देखो अगर हम अन्वेषण को लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? अन्वेषण, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है अन्वेषण। अब हम अगर इसको तोड़ें तो देखो कैसे तोड़ेंगे? अनुधन एषण, किसमें टूटेगा? अनुधन एषण। अब यहाँ पे देखो, इसको और थोड़ा हम अगर तोड़ेंगे तो अन, और उसके बाद उ, ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लस का निशान है ए, फिर ए और ए के बाद षण, इसको हमने इसमें तोड़ दिया। अब देखो जो ऊ है ये किसमें, अगर ऊ के बाद अन्य स्वर आए तो ऊ किसमें बदल जाता है? वा में बदल जाता है। किसमें? वा में। तो ये किसका रूप ले लेगा? ये ले लेगा वा का रूप। और इसकी हम मात्रा का, जो भी स्वर रहता है उसकी हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो ये एक ही मात्रा होगी। अब देखो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है?
आ लिखा है, अधूरा ना है तो अधूरा हमने ना कर दिया, वा आधा है तो हमने ये वा अधूरा ले लिया, हलंत लगा दिया इसके। और अब वा के ऊपर हम इसका इस मात्रा का प्रयोग करेंगे, किसका, इस ए की मात्रा। और जैसे ही ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हलंत हट जाएगा, तो वे हो गया। और इधर क्या था, क्षण, इधर क्या था, क्षण, क्या हो गया, अन्वेषण। तो बन के क्या आ गया, अन्वेषण। अब देखो अगर हम संधि की बात करें तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अनुधन एषण, जवाब हो जाएगा हमारा डी। और अगर संधि की बात करेंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, ये यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको संधि का जो स्वर संधि का लगभग हमने बनने वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपको बता दिया। चलिए तो अगला जवाब क्या होगा अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जवाब क्या होने वाला है, बिल्कुल फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। और इसका जवाब क्या होगा बताइए, क्या जवाब होगा। तो अभी हमने बताया है कि अब जैसे मुनीश है, क्या है, मुनीश, हम इधर देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या, मुनीश। अब मुनीश को हमने लिखा और इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम जब तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, मुनिधन ईश में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, मुनिधन ईश में। अगर इसको और थोड़ा हम तोड़ें तो देखो इधर हम जब स्वर निकाल लेंगे ई, तो इधर हमने ई स्वर निकाल लिया, इस कंडीशन में आ जाएगा। और ये प्लस का निशान है, धन का निशान, उसके बाद ई दीर्घ है, इसको तोड़ दिया और ये, ठीक। अब अगर देखो इन दोनों को ई के बाद ई के बाद या ई आता है तो दीर्घ रूप हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या था, मुंह, और इधर क्या था, अधूरा ना, ठीक है। अधूरा ना था, हलंत लगा। जैसे ही हम इसके ऊपर ई की बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ई में बदल जाएगा। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है, शाह, तो क्या हो जाएगा, मुनीश। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मुनीश हो जाएगा। भाई साहब क्या हुआ, चलो कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा मुनिधन ईश। इसका जवाब क्या हो जाएगा, मुनिधन ईश। एक बार इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या भाई साहब, चलो देखो क्या है, ठीक। ये क्या होगा, मुनि, और यहाँ पे क्या था, मुनीश, ठीक है। ये कंडीशन बनी थी। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, मुनीश, जो कि बी आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, दोपहर में समास है, दोपहर में क्या समास होगा बताइए। अगर हम समास की बात करते हैं तो कितने समास हैं, समास की संख्या कितनी है बताइए भाई। समास की बात करें तो समास कितने हैं बताओ। क्या जवाब होगा, जब फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है। हाँ जी, क्या कुछ जवाब आया। अगर देखो समास की हम बात करते हैं तो समास कौन सा है, एक है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास।
और उसके बाद है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अच्छा, तत्पुरुष समास जो है इसके दो भेद हुए। एक कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और एक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अगर अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद कैसा होता है? प्रधान होता है। ठीक है। और इसका कौन सा होता है? तत्पुरुष समास का इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसका भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें भी कर्मधारय में क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी भाई क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, कर्मधारय में क्या उपमेय और उपमान भी हमें देखने को मिलता है? उपमेय उपमान। अच्छा, कभी कभी उपमेय पहले और उपमान विशेष और विशेषण भी देखने को मिलता है। तो कभी कभी विशेष पहले विशेषण बाद में होता है, विशेषण बाद में विशेषण पहले विशेष बाद में होता है। तो ऐसी स्थिति में वैसे कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन कभी कभार पूर्व पद भी प्रधान देखने को मिलता है। अच्छा, द्वंद्व समास जो होता है इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके कैसे होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं किसमें भाई? द्वंद्व समास में। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है, नहीं। या फिर हम कहें इसका तीसरा पद प्रधान होता है। किसका? बहुब्रीहि समास का। तो अच्छा, अव्ययी भाव समास में इसमें होता क्या है? तो अव्ययी भाव जो समास है इसका पूर्व पद पर कैसा रहता है? पूर्व पद जो होता है वो या तो उपसर्ग होगा। पूर्व पद कैसा होगा? पूर्व पद या तो उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। या फिर क्या होगा? या फिर अव्यय होगा। ठीक है। या तो पूर्व पद कैसा होगा? उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा। तत्पुरुष समास में किसका कारक का प्रयोग होता है? ठीक है, जैसे कि चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे मैंने कहा राम सीता, है ना, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, राम सीता। अब इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम और सीता। बहुब्रीहि समास जैसे कि जितने ईश्वर हैं, देवी देवता जिन्हें हम कहते हैं, या फिर हम कहें जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, या फिर जो हम लोग जिनको जब पढ़ते हैं, जो जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता, जैसे हमने पंकज की बात की, पंकज। अब पंकज में क्या है? किसका? कमल का पर्यायवाची। अब ये तीसरे के लिए रूढ़ हो गया, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद जो रहता है वो कैसा होता है? संख्यावाची होता है। कैसा पहला पद? इसका पूर्व पद कैसा होता है? पूर्व पद कैसा रहता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। ठीक है, पूर्व पद कैसा रहता है? संख्यावाची रहता है। और कर्मधारय में क्या होता है? विशेष विशेषण होता है, उपमेय उपमान होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर, दोपहर, अब दो क्या है? संख्यावाची है। तो यहाँ पर देख लो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोपहर। ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। बताइए जी क्या होने वाला है इसका जवाब? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा? फुर्तीला। अगर हम बात करें फुर्तीला में तो इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। फुर्ती में इला प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उजड़ना। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पे उपसर्ग की बात कर रहा है। तो देखो, अगर हम बात करें इसमें मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या, उपसर्ग क्या, तो देखो उजड़ना में
ऊ तो हो गया उपसर्ग, क्या हो गया, एक ऊ हो गया और फिर हो गया जड़, ठीक है, और फिर हो गया ना, ठीक है। तो अब ऊ क्या है, ये है उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग। जड़ क्या है, मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। और ना क्या है, ये प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसका उजड़ना का उपसर्ग क्या होगा, तो ऊ उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में, निम्न में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द हैं। अब तत्सम शब्द की बात हो रही, किस क्या पूछा गया है, तत्सम शब्द। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, खीर, कोयल, खेत या कृष्ण। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के, सीधे संस्कृत के हैं, या तो सीधे संस्कृत के ही हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, या फिर जो जिनका उच्चारण थोड़ा सा जैसे कि कठिन रहता है ना, वो तत्सम शब्द। और जो हिंदी के संस्कृत के शब्द थे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसमें क्या किया गया, थोड़ा। तो बताइए भाई इसका क्या जवाब होने वाला है। जो निम्न तत्सम शब्द पूछा गया है, हमसे क्या पूछ रहा है, तत्सम। तो इसमें 3 कैसे होंगे, तद्भव शब्द होंगे। तद्भव शब्द कौन से हैं, जो जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो संस्कृत के थे और उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, वो क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। और ज्यों के त्यों उठा लिए गए, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही शब्दों को उठा लिया गया, वो कहलाए क्या है, तत्सम शब्द कहलाए। तो तत्सम की अगर हम बात करें, खीर कैसा है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। कोयल की बात करें, ये तद्भव शब्द है, अगर कोयल की हम बात करें तत्सम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कोकिल, क्या हो जाएगा, कोकिल। अगर खेत की बात करें तो ये भी कैसा है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, क्षेत्र, क्या हो जाएगा, क्षेत्र। और कृष्ण कैसा है, तद्भव तत्सम शब्द है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका क्या जवाब होगा, बताइए भाई इसका क्या जवाब होने वाला है। इसमें पूछ रहा है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब पर्यायवाची शब्द नहीं है किसका, सोना का। सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना के लगभग 3, इसमें जो 3 पर्यायवाची हैं वो सोना के हैं। तो हम इसमें जो तीनों पर्यायवाची हैं उनका हम देख लेते हैं। हाटक, ये किसका है, सोना का पर्यायवाची है। कुंदन, कुंदन किसका है, कुंदन किसका पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है। उसके बाद हेम, क्या, हेम, ये भी क्या है, सोना का पर्यायवाची है। कनक, कनक क्या है, सोना का पर्यायवाची है। सोना ये भी किसका है, सोना का ही, कनक का पर्यायवाची। उसके बाद स्वर्ण, ये भी क्या है, सोना का पर्यायवाची है। तो इसमें कौन सा नहीं पूछ रहा था, तो ये सब कैसे हैं, सोना के पर्यायवाची हैं। और जो नहीं है वो कौन सा जवाब होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मैं। ये सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में इसमें से सफल शब्द का विलोम शब्द, विलोम नहीं है। सफल का विलोम शब्द बताना है। जो सफल का क्या है, विलोम शब्द इसमें से एक नहीं है। तो 3 जो हैं वो सफल के विलोम शब्द हैं और एक क्या है, विलोम शब्द नहीं है। तो अगर हम बात करें देखो सफल की, तो सफल का विलोम क्या होता है, विफल होता है। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल होता है। सफल का विलोम निष्फल भी होता है और सफल का विलोम असफल भी होता है। कुफल जो है सफल का विलोम नहीं होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सफल का विलोम कुफल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य का
वाक्य भेद का विकल्प हो। तो वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। अच्छा, वह संतुष्ट थे इसलिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। सरल वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। अगर हम वाक्य की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं कितने? अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। और अगर रचना के आधार पर बात करें, रचना के आधार पर तो वाक्य के प्रकार कितने हैं? यहाँ पे 3 हैं। तो इन्हीं 3 को हम देखेंगे जो रचना के आधार पर हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य। कैसा? मिश्र वाक्य। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अगर हम सरल वाक्य की बात करें तो जैसे कि सरल वाक्य का एग्जाम्पल देखो, राम घर जाता है। कैसा है भाई? सरल वाक्य है। ठीक है। संदेह, जहाँ संदेह प्रकट किया जाए, ये रचना के अर्थ के आधार पर इसका भेद है, तो इसका ये जवाब होने वाला है नहीं। इसमें क्या कह रहा है? वह संतुष्ट थे इसलिए। अब देखो यह क्या है? वह संतुष्ट थे, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। क्या है? प्रधान उपवाक्य है, उपवाक्य। और ये इसलिए संयोजक से जुड़ा है। किससे? इसलिए संयोजक से जुड़ा हुआ है। अब उसने कभी शिकायत नहीं की। जब प्रधान उपवाक्य एक प्रधान उपवाक्य हो और लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए ऐसे संयोजक से जुड़ा हुआ जो वाक्य रहता है वो कैसा कहलाता है? मिश्र वाक्य होता है। अच्छा, संयुक्त वाक्य में ये तो जवाब होने वाला है नहीं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जब दो प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र हों, दो स्वतंत्र उपवाक्य हों और अथवा और इन संयोजक से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त वाक्य। जैसे राम बैठा है और श्याम खेल रहा है। अब ये कैसा है? ये संयुक्त वाक्य है। ये कैसा है? ये संयुक्त वाक्य है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ये कैसा है? वाक्य है मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। हाँ जी। तो ये 11 का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब हमें शुद्ध अशुद्ध शब्द में से हमें इसमें से एक शब्द शुद्ध है और बाकी 3 अशुद्ध हैं। जो शुद्ध शब्द है हमें वो शब्द चुनना है। तो उसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल बताएं भाई। देखो, स्वावलंबन ये नहीं होता है, स्वावलंबी होता है। क्या होता है? स्वावलंबी। क्या होता है? स्वावलंबी। ठीक है। तो ये नहीं होता है। आहान बिल्कुल सही है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी। ये नहीं होता है। निरालंबन ये गलत है। इसका क्या होता है? इसका सही होगा निरवलंब। क्या होता है? निरवलंब। ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये भी जवाब गलत हो जाएगा और इसका सही जवाब जो होने वाला है वो क्या होगा? बी जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, दोपहर के समय के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपर्युक्त है? चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोपहर का समय। अब देखो, दोपहर का समय, दोपहर के पहले का समय और दोपहर के बाद का समय। जो दोपहर के पहले का समय होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वाहन। क्या कहते हैं? पूर्वाहन। और जो दोपहर का समय होता है उसको क्या कहते हैं? मध्याह्न। और जो दोपहर के बाद का समय होता है उसको क्या कहते हैं? अपराह्न। ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मध्याह्न। क्या हो जाएगा? मध्याह्न। ठीक है। जो कैसा है?
दोपहर का समय, और अगर दोपहर के बाद का समय होता तो क्या जवाब हो जाता? अपराह्न। और अगर दोपहर के पहले का समय होता तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा पूर्वाह्न। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ है। अब भाई ये हमसे पूछ रहा है क्या मुहावरे का सही अर्थ बताइए, किसका? फूंक फूंक कर पैर रखना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, या फिर सोच विचार कर कदम रखना, या सावधानी पूर्वक चलना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सोच विचार कर काम करना। इसका सही जवाब फूंक फूंक पर कर पैर रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा सोच विचार कर काम करना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। चलिए बिल्कुल इसका सही जवाब दीजिएगा, क्या जवाब होगा? हमसे पूछ रहा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के भेद की बात करेंगे तो कितने हैं? 6। कौन कौन से? एक सबसे पहले आएगा क्या? पुरुषवाचक। कौन सा आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। और चौथा हो जाएगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा संबंध, प्रश्नवाचक, और एक हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि इसमें अन्य पुरुषवाचक की बात करते हैं। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक के, इसको हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता। वक्ता है मतलब कहने वाला। कौन होता है? कहने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता, अर्थात सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है? वक्ता प्लस श्रोता, दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करते हैं। दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करते हैं। जिसके बारे में बात करें। ठीक है, तो
देखो जैसे कि मान के चलो मैं उत्तम पुरुष हो गया, मैं जो हूँ मैं कैसा हूँ, उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप क्या हैं, श्रोता हैं। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। और जो जिस किसी अन्य तीसरे के बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही वो कैसा हो गया, अन्य पुरुष। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जैसे कि एक इसमें आ जाएगा, क्या क्या आएगा, देखो जैसे कि मैं एक वचन है और हम बहुवचन है, ये सर्वनाम का। इसमें क्या है, जैसे कि तू या फिर तुम, ठीक है, या आप, ये क्या है, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। आप भी आता है लेकिन आदर सूचक के लिए आता है। ठीक है, जैसे आप का प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे किसी का जब हम परिचय करवाते हैं तब आदर सूचक के रूप में आ जाता है परिचय करवाने के संबंध में। चलो फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पुरुषवाचक, यहाँ पे पूछ रहा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प होगा। तो अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, ये, वे आते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। अब हमसे पूछा गया है भाववाचक संज्ञा का आंसर कौन सा होगा, उदाहरण कौन सा है भाववाचक संज्ञा का। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा की, भाववाचक संज्ञा की, किसकी, भाववाचक संज्ञा। अगर भाववाचक संज्ञा की हम परिभाषा की बात करते तो परिभाषा क्या कहती है, वे शब्द जो मनुष्य के या फिर हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि दुख हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, लज्जा हो गया, प्रेम हो गया, अपमान हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, पढ़ाई हो गया, दूरी हो गया, आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अच्छा, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कैसी होती है, अमूर्त होती है। कैसी होती है, अमूर्त होती है। अमूर्त या फिर हम कहें अदृश्य होती है। कैसी होती है, अमूर्त या अदृश्य, या हम कहें इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसको हम देख या छू नहीं सकते, देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं,
भाववाचक संज्ञा को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मैं आपकी बेइज्जती कर दूं तो आप बेइज्जती को क्या करोगे, महसूस करोगे। अगर किसी को किसी से प्रेम है तो प्रेम क्या है, दिखता है नहीं, महसूस किया जाता है। अगर मिठाई है, जैसे मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। अब मिठास है, मिठास तो भाव है, हम केवल महसूस कर सकते हैं। कड़वाहट है, कड़वाहट क्या है, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से? तो यहाँ पे जैसे कि हम जब जो चीज़ महसूस करते हैं, है ना, जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जैसे प्रेम है, घृणा है, हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस किया जाता है। वही क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे जवानी है, बुढ़ापा है, इसको हम केवल महसूस करते हैं, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैं एक किस्सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक यंग लड़का था, यंग लड़का था भाई, उसे प्रेम हो गया, प्रेम हो गया तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि भाई शादी आदि कर ली जाए। क्या कर ली जाए, शादी वादी कर ली जाए। तो अब किसी ने कहा कि भाई शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब जब आदमी के दिमाग में आता है शादी करें या ना करें, तो शादी कैसा है, जो शादी का वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी क्या है, पछताए। तो वो लड़का क्या हुआ, किसी से पूछा भाई मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसने जवाब दिया, वो सामने एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे जाके पूछो कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लड़का बोला अच्छा, कहा वो आपको बिल्कुल सही बताएंगे आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक, लड़का भाई साहब पहुंच गया, जी दादा दादा ये बताइए मुझे शादी करनी है, तो मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा तुम कल मेरे घर आना। और भाई साहब जेठ बैसाख, जो जून जुलाई का मौसम होता है, मई जून का महीना होता है, भयंकर गर्मी, उस गर्मी के मौसम में, उस गर्मी के भयंकर तपती हुई धूप में कहा कि कल दोपहर को मेरे घर ठीक 12 बजे आना, ठीक 12 बजे। और जब आना बिल्कुल ना 1 मिनट कम हो और एक ना ज़्यादा हो, बिल्कुल ठीक 12 बजे आना, और तब मैं बताऊंगा आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहा ठीक है। भाई लड़का उत्सुक था शादी करने के लिए, भड़बड़ाता हुआ दूसरे दिन सुबह जैसे ही हुई पूरा निकल लिया। दोपहर, मई जून की गर्मी, भयंकर तपिश, और जा रहा है, पहुंच गया ठीक 12 बजे। गेट खटखटाया, दादा निकल के आ गए। हाँ बताओ। कहा दादा अब बता दो मैं बाबा कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर से आवाज़ लगाई, सुनती हो, एक लाइटिन लेके आ जाओ। लैंप जानते हो, लैंप जो पहले नहीं, जब लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लाइट नहीं होती थी तो मिट्टी का तेल डाल के उसमें शीशा लगा के लैंप में पढ़ाई करते थे, वही लैंप लेके आ जाओ। अब भाई लड़का बड़ा आश्चर्य हो गया कि ऐसी दोपहरी में इतना भयंकर धूप और इनको लैंप चाहिए। का तो अंदर से आवाज़ आई, किस लिए, ठीक है। कहा मेरी सुई खो गई है, सुई खो गई है, उसको ढूंढना है। भाई सुई खो गई, लड़के के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाह रहे और करना क्या चाह रहे हैं। दादी अंदर से निकल के आई भाई लैंप जलाती हुई, और भयंकर धूप, कितनी रोशनी होगी, और उसमें दोनों लोग सुई को ढूंढने लगे। अब आप सोचो, अब उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई समझना क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो लड़के का जवाब कुछ नहीं था। बाबा ने कहा समझ में नहीं आया। कहा नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके विचार ऐसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कि मैंने कहा कि लैंप लेके आओ, तो उन्होंने हमसे ये सवाल नहीं किया कि किस लिए,
वो सीधे लैंप लेके और सुई ढूंढवाने लगे। अगर आपके विचार ऐसे मिलते हैं तो आपको शादी ज़रूर करनी चाहिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर भाई आप जानो, है ना। तो चलो फिलहाल हम लोग किस पे थे, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार से होता है। तो समझ गए होंगे शादी आपको किससे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। अगर आपके विचार मिल रहे हैं तो बिल्कुल शादी करो, और अन्यथा ना करो। चलो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक से, किससे, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दूसरा भाई, सर्वनाम से भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। उसके बाद क्रिया से भी, किससे, क्रिया से जातिवाचक भाववाचक का निर्माण होता है। उसके बाद विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और अव्यय से, किससे, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब जैसे मैं बात करूं किसकी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा मानव क्या है, जाति है, और इसमें ता हमने जोड़ दिया, क्या हो गया, मानवता। क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई भाई साहब ये। अब सर्वनाम है, मैंने एक सर्वनाम में लिया मम, और इसमें जोड़ दिया क्या, ता, तो बन गया का ममता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्रिया, मैंने कहा पढ़ना क्या है, क्रिया, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, पढ़ाई। क्या हो गया, पढ़ाई। क्या, और क्या हो गया, पढ़ाई। और पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। विशेषण, मैंने कहा अच्छा, क्या भाई, अच्छा, और इसमें जोड़ा ई, हो गया क्या, अच्छाई। और अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अव्यय, मैंने कहा दूर, और इसमें जोड़ा ई, क्या हो गया, दूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो हमने देखा इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है। अब जैसे कि अमीर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है, तो ये तो जवाब होने वाला नहीं है। भिक्षुक ये भी जातिवाचक है। कैसा है, जातिवाचक, तो ये भी जवाब नहीं होगा। गरीब भी क्या है, जातिवाचक है। अमीर से बना है क्या, अमीरी, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसका सही जवाब बताइए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट जवाब दीजिएगा। 17 का जवाब क्या होगा, उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें, किसकी, उच्चारण स्थान की, तो देख लेते हैं भाई। जैसे कि कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण, कंठ, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठ और तालु से, दंत और ओष्ठ से चलिए बताइए भाई, जो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। तो कंठ से क्या क्या उच्चरित होता है, देखो, आ,
क्या होता है अ। और उसके बाद का वर्ग, कौन सा वर्ग, का वर्ग। फिर उसके बाद विसर्ग, विसर्ग ये कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ से। तालु से ई ई, ई ई। और उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग। और उसके बाद फिर क्या होगा, शा और या। ठीक है। मूर्धा से बात करें तो मूर्धा से री, री। और उसके बाद टा वर्ग, टा वर्ग। और उसके बाद शा और रा, ये कहाँ से उच्चरित होता है, मूर्धा से। दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है, तो इसमें आ जाएगा ता वर्ग। क्या ता वर्ग होगा। दंत से क्या उच्चरित होगा, ता वर्ग होगा। और श और ला, ये कहाँ से उच्चरित होंगे, दंत से। ओष्ठ से बात करें तो उ ऊ, उ और उ। फिर क्या होगा, पा वर्ग, क्या, पा वर्ग। और उसके बाद पा वर्ग। फिर उसके बाद कंठ और ओष्ठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओ और औ कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ से। कंठ तालु की बात करें तो ए और ऐ कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ। दंत ओष्ठ से बात करें तो वा कहाँ से उच्चरित होता है, दंत ओष्ठ से होता है। अगर हा की बात करें, किसकी, हा की, कहाँ से, तो ये कंठ से भी होता है। और या फिर कहें हम अली जीवा, अली जीवा से उच्चरित होता है। या फिर स्वरयंत्रीय, स्वर स्वरयंत्रीय से। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया अ और आ कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो ये कहाँ से उच्चरित होंगे, कंठ से उच्चरित होंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 17 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ से उच्चरित होंगे, कंठ से उच्चरित होंगे। अगला, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त होता है। भाई कारक की बात करें तो कारक देखो, किसकी बात करेंगे, कारक के। तो अगर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबंध, अधिकरण और क्या है, संबोधन। अगर कर्ता की बात करें, देखो भाई, तो कर्ता में कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, के द्वारा, ठीक, संपादन के लिए, के लिए, अपादान से क्या होता है, से, कब, अलग होने पर, अलग होने पर। संबंध, काकी के, काकी के, रारी रे। उसके बाद अधिकरण में पर, क्या होता है, में पर। उसके बाद संबोधन हे या फिर अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मैं टेलीफोन पर बात करूँगा। यहाँ पे देखो क्या है, टेलीफोन पर बात करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि पर अधिकरण कारक होगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा इसका जवाब, मैं टेलीफोन के द्वारा या टेलीफोन से बात करूँगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल करण कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण के कितने प्रकार हैं। पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि विशेषण के प्रकार कौन कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो विशेषण के प्रकार वैसे 4 हैं और मूल रूप से, लेकिन 5वां हम एक कौन सा पढ़ लेते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक देखो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। पहला क्या हो जाएगा,
गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराए। अच्छा है, बुरा है, कैसा है, मोटा है, पतला है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी किसी का बोध कराए, रंग, रूप, आकार, दशा किसी का भी बोध कराता है तो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो पहला गुणवाचक हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा है संख्यावाचक। कौन सा है, संख्यावाचक। संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हो गए, एक निश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित है और एक है अनिश्चित। एक कैसा है, अनिश्चित। ठीक, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आज क्लास में कुछ बच्चे हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि बच्चे हैं गिने जा सकते हैं तो संख्यावाचक है, लेकिन कुछ हैं कितने हैं पता नहीं है तो अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर मैं कहूँ आज क्लास में 200 बच्चे हैं तो क्या है कि फिक्स है, क्लियर है, कितने हैं 200, तो ये निश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक अगला देख लेते हैं, परिमाणवाचक। क्या, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो भेद हो जाते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। अनिश्चित। अब जैसे कि मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा। अब 2 मीटर कपड़ा अपने जैसे परिमाण में क्या आता है, जैसे कि जो वस्तु तौली जाती है, जो वस्तु लंबाई में होती है, जैसे नापी जाती, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, या फिर जो लीटर, मिलीलीटर में होता है जो, तो ये चीज़ें क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे मैंने कहा 2 किलो चावल। अब 2 किलो चावल फिक्स है, कितना है, 2 केजी चावल है। अब ये कैसा है, निश्चित परिमाणवाचक। और अगर मैं कहूँ कुछ चावल तो ये कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा, निश्चित परिमाणवाचक, कुछ कपड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, उसके बाद एक आता है संकेतवाचक। ठीक है, एक क्या आता है, संकेत या फिर सार्वनामिक। संकेत या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सर्वनाम के जस्ट बाद अगर संज्ञा का प्रयोग हो रहा है और उस संज्ञा का प्रयोग उसी सर्वनाम के लिए किया जा रहा है तो वो संज्ञा क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने कहा वह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पे देखो, वह क्या है, सर्वनाम है और पुस्तक क्या है, संज्ञा। अब सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गई, संज्ञा। तो अब ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ पे हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 200 फिक्स हैं, काउंटेबल है, गिना जा सकता है तो संख्या है। अब देखो गिने जा फिक्स हैं, 200 हैं तो कैसा होगा, संख्यावाचक। अब कैसा होगा, निश्चित संख्यावाचक। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं तो क्या हो जाएगा जवाब, संख्यावाचक विशेषण। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद को बताता है। अब देखो इसमें हम कुली से बोझ उठवाते हैं, जब, क्योंकि एक देखो सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो वहाँ पे सकर्मक, और कर्म ना हो अकर्मक। जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, कहाँ उड़ती है, आकाश में। अब इसमें कर्म नहीं है तो ये क्या है, अकर्मक। बच्चा पेड़ के नीचे सोता है या बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा है। अब बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा है, इसमें कर्म नहीं है, कैसा है, अकर्मक। मोहन खाना खा रहा है, अब इसमें कर्म है, ये कैसा है, सकर्मक। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है हम कुली से बोझ उठवाते हैं। अब उठवाते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब हम कोई कार्य स्वयं ना कर किसी को दूसरे को प्रेरित करें कार्य करने के लिए, वो कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा कि हम कुली से बोझ उठवाते हैं। जवाब होगा डी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और जो कि अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है। तो देखते हैं, विकार के आधार पर हम परिवर्तन करते हैं, किसके आधार पर, विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर एक होता है विकारी और दूसरा क्या है, अविकारी। क्या है, अविकारी।
अगर हम विकारी क्या बात करें तो यहाँ पे आ जाता है संज्ञा। क्या आ जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया, विशेषण, विशेषण, ये सब क्या है? अविकारी, विकारी हैं। और अविकारी की बात करें तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और इनको हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। ये अव्यय भी कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और क्या है? विस्मयादि बोधक। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय। अब यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहा है? अविकारी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अविकारी कितने हैं? ये 4 हमने लिखवाए हैं, 3 4। अब यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है? संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विशेषण क्या है? विकारी है। विशेषण कैसा है? विकारी है। कैसा है? विकारी शब्द है। ठीक है, विशेषण किसके अंतर्गत आता है? विकारी के अंतर्गत। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 21, बिल्कुल 21 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आज थे 21 क्वेश्चन, जो कि मैंने हर एक टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि आपको हम बेहतर तरीके से समझा सकें। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है या फिर हमसे कोई गलती हुई है तो ज़रा हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बिल्कुल उस पर सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो बेहतर हमें सुझाव देने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके और आप कमेंट कर सकते हैं। आपका बिल्कुल सही जवाब उसका दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अभी अपने सभी इष्ट मित्रों को भेजें। एक बार मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो तैयारी है लगातार करते रहें, बेहतरीन तरीके से करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कि पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप 15-20 भी सेट कर लेते हो, उसके बाद हिंदी का यकीन मानो आपसे एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। अभी हमने कुछ चैप्टर इसमें नहीं जोड़े हैं, कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं उन टॉपिकों को भी उठाऊंगा। और आपसे जो भी पुलिस का सिलेबस पूछा जाता है, एक भी टॉपिक हम सिंगल ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो आपसे बच जाए। और अगर आपने अभी तक मेरी क्लास को शेयर नहीं किया है, आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ये क्लास शेयर कर सकते हैं, और वो भी ताकि इस क्लास का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।